नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। आरजेडी चीफ लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट में की अपील, जब्त पासपोर्ट को किया जाए वापस। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं आरजेडी चीफ, सीबीआई कोर्ट में जमा है लालू का पासपोर्ट। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह सीएम ममता बनर्जी होंगी यूनिवर्सिटी की चांसलर। फैसले को कैबिनेट में मिली मंजूरी। अब विधानसभा में लाया जाएगा बिल। 10 जून से शुरू होगा बंगाल का विधानसभा सत्र। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की बिगड़ी तबीयत। आज दूसरी बार लाया गया चंडीगढ़ पीजीआई। तबीयत नाजुक के चलते किया भर्ती। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट। 94 अंकों की गिरावट के साथ 55,675 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 16,569 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बीजेपी तो घिरी हुई पहले से ही दिख रही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय जगह में भारत की छवि भी प्रभावित हो रही है। दुनिया भर के देश भारत से सवाल पूछ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही बीजेपी ने नुपुर पर एक्शन लिया, लेकिन बीजेपी इसमें भी देर कर गई। इसी खबर पर विस्तार से करेंगे बात। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते भारत की छवि हो रही खराब। जानेंगे कि राज्यसभा चुनावों में कहां कौन पड़ रहा किस पर भारी और किस दल की उम्मीदें हो रही हैं कमजोर। यूपी में होने वाले लोकसभा उपचुनावों की भी होगी बात। आज नामांकन के अंतिम दिन किस दल से किसने भरा पर्चा और यूपी उपचुनावों को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति। इसके अलावा भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा का मामला देश की सरहदों को लांघते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। बीजेपी नुपुर शर्मा को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा चुकी है, उन्हें 6 साल के लिए निलंबित भी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी की ये कार्रवाई विपक्ष के दबाव में नहीं हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही बेइज्जती के चलते हुई। दुनिया आज मोदी सरकार के चलते भारत से सवाल पूछ रही है। इस्लामिक देशों के संगठन से सवाल पूछे हैं। भारत में विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं कि आखिर नुपुर की गिरफ्तारी कब होगी। इसके लिए भी विदेशी दबाव की जरूरत पड़ेगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अरब देशों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं अब विपक्ष भी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इस मामले पर अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हमारी तकलीफ नहीं समझी जाती है और अरब देशों के कहने पर एक्शन ले लिया जाता है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने अपने दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने में देर कर दी है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरब देशों में जब इस पर सवाल उठा तो एक्शन लिया गया। अब नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वहीं ओवैसी ने विपक्षी दलों की खामोशी को लेकर भी हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, इनके मुंह में दही जम गई थी, सिर्फ हम ही बोल रहे थे। उधर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पार्टी के नाते अपना काम कर दिया है। अब मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह भी अपना काम करेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी। मदनी ने कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की और ईरान समेत कई देशों ने पैगम्बर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता के बयानों पर नाराजगी जाहिर की है। अरब देशों के ऐतराज के बाद ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बाहर का रास्ता दिखाया है। अरब देशों में भारतीय सामानों का बहिष्कार तक शुरू हो गया था, जिसके बाद बीजेपी को एक्शन में आना पड़ा और उसने नुपुर के बयान से खुद को अलग कर लिया। तो वही नुपुर शर्मा ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल ये पूरा मामला अब भी थमता नजर नहीं आ रहा है। तो वही इस मामले ने मोदी सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। नुपुर शर्मा पर एफआईआर तो हो रही है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का एजेंडा करार देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश का आंतरिक रूप से बंटवारा हो गया है और बाहरी रूप से देश कमजोर हो गया है। और क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट।
पैगंबर साहब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर शुरू हुआ बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आंतरिक रूप से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुँचाया है। राहुल के इस ट्वीट में कहीं भी नुपुर शर्मा का नाम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का इशारा बीजेपी की तरफ ही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर भारत तोड़ने के आरोप लगाए थे और कहा था कि अभी वक्त भारत जोड़ने का है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। ये भारत जोड़ने का वक्त है। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पैगंबर साहब पर टिप्पणी करना उन्हें इतना भारी पड़ेगा। अरब देशों ने भी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद से ही बीजेपी एक्शन मोड में आई है और नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया है। लेकिन जिस तरह से अरब देशों में और विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भरा है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि ये पूरा मामला अभी शांत नहीं होगा, तो वही बीजेपी की मुश्किलें भी कम होने की बजाय बढ़ती ही नजर आएंगी। मोदी राज में बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। सिर्फ चुनाव जीतना पार्टी का मकसद रह गया है। इसका नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। इस समय भी देश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। यहाँ बीजेपी का सांप्रदायिक कार्ड तो काम नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी की धनबल की ताकत से विपक्षी दल डरे हुए हैं और जहां सरकार बीजेपी की है, वहां तो हालात विपक्ष के लिए मुश्किल भरे दिख रहे हैं। तो क्या है राज्यसभा चुनावों का समीकरण? देखिए ये रिपोर्ट। 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन अब वोटिंग की जरूरत 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए ही रह गई है। बाकी के राज्यों में चुनाव निर्विरोध हो चुका है। वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है। वैसे वैसे उम्मीदवारों के साथ पार्टियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस परेशानी से निकलती दिख रही है, तो हरियाणा में उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को उदयपुर में एकजुट कर रखा है। राज्य में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए और फिलहाल अशोक गहलोत की कोशिशों से उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में 124 विधायक पहुंच गए हैं, यानी जितने विधायक चाहिए उससे एक ज्यादा, जिससे पार्टी राहत की सांस ले रही है। राजस्थान में कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी के साथ बीजेपी ने घनश्याम तिवारी जीतते दिख रहे हैं, जबकि सुभाष चंद्र कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा की तस्वीर दूसरी है। यहाँ की 2 सीटों में बीजेपी के कृष्णलाल पवार तो मुकाबला जीतते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। एक सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग की चिंता हो रही है। इसीलिए कांग्रेस ने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है, लेकिन 3-4 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। यहाँ की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। महाविकास अघाड़ी ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। शिवसेना और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बीजेपी निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे, उसी दल के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इस बीच एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में बंद है। उनकी ओर से कोर्ट में 1 दिन की जमानत मांगी गई है, जिससे वो राज्यसभा चुनावों के लिए वोट दे सकें, क्योंकि एक वोट इस समय बेहद कीमती हो चुका है। कर्नाटक में भी मामला दिलचस्प दिख रहा है। यहाँ की 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट के लिए बीजेपी के लहर सिंह, कांग्रेस के मंसूर अली खान और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी के बीच मुकाबला होना है और ये तय माना जा रहा है कि कर्नाटक में दूसरी वरीयता के वोट हार जीत तय करेंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए 10 जून को वोटिंग होगी और इस दिन परिणाम भी सामने आ जाएंगे। राज्यसभा चुनावों पर तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं ही, साथ ही देश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। खास तौर पर रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों पर, जहां बीजेपी के बाद आज सपा ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। तो किसे उतारा है सपा ने आजमगढ़ से और किसे टिकट दिया रामपुर से? देखिए ये रिपोर्ट।
यूपी में एक बार फिर चुनावी माहौल है। पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं, जिसका कारण है 23 जून को होने वाला लोकसभा उपचुनाव, जिसके नतीजे 26 जून को आएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए घमासान तेज हो गया है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा था। ऐसे में सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर थीं कि पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो आज पार्टी ने रामपुर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में सपा की ओर से आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी कि सपा रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि पहले इस सीट पर पूर्व सांसद डिंपल यादव और सुशील आनंद के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन सपा ने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदल दिया और काफी मंथन के बाद इन प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पार्टी के लिए ये सीट जीतना बेहद जरूरी है और सपा बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा था। ऐसे में आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ऐसे में ये दोनों ही सीटें सपा के लिए काफी मजबूत भी मानी जाती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल यादव को भाजपा ने आजमगढ़ सीट से उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने रामपुर सीट से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। वहीं इन चुनावों के लिए दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि 2024 के लिहाज से भी ये चुनाव बेहद अहम है। आज नामांकन का अंतिम दिन था और अंतिम दिन ही बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किए। यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। कांग्रेस ने रामपुर और आजमगढ़ में अपना उम्मीदवार नहीं उतारकर सपा को राहत दी है। साथ ही ये भी संकेत दिए हैं कि 2024 में वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस ने सपा की ओर समझौते का हाथ बढ़ा दिया है। अब अखिलेश को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश सुर्खियों में छाया रहा था और अब लोकसभा चुनाव के चलते भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बनी हुई है और इन चुनावों के चलते सभी दल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। इस चुनाव के चलते जहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भी भर दिया है, लेकिन वहीं कांग्रेस में इन चुनावों को लेकर कोई हलचल देखने को नहीं मिली और आखिर में कांग्रेस ने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया जिसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का बड़ा दांव भी माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि उपचुनावों में कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित ने दी। योगेश ने प्रत्याशी न उतारने के पीछे तर्क दिया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि यूपी में कांग्रेस खुद को पुनर्निर्माण कर और मजबूत बनाए। दीक्षित ने कहा कि ये दोनों सीटें सपा सांसदों के इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं, इसलिए कांग्रेस यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। उपचुनावों में कांग्रेस का पीछे हो जाना सपा के साथ उसके गठबंधन का इशारा भी कर रहा है। 2024 में एक बार फिर कांग्रेस और सपा साथ आ सकते हैं और इसलिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। गौरतलब है कि पार्टी अभी से आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में पार्टी कोई भी कदम बहुत ही सोच समझकर उठा रही है। कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी उसकी नजर बनी हुई है। 6 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को यहां हार का डर दिख रहा है। पार्टी ने विधायकों से जनता नाराज दिख रही है। नाराजगी बीजेपी सरकार से भी है। ऐसे में बीजेपी की नई रणनीति तैयार हो रही है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियों ने अभी से राज्य का पारा चढ़ा दिया है। इस बार भी कांग्रेस और सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। तो बीजेपी को सत्ता अपने हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद से चले आ रहे एंटी इनकम्बेंसी रुझान को खत्म करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी इस बार चुनावों में बड़ी संख्या में विधायकों को बदलने के लिए तैयारी कर चुकी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर टिकट दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर के इस बयान के बाद विधायकों में हलचल तेज हो गई है। अब राज्य का मौजूदा विधायक अपनी कुर्सी बचाने में लग गया है। सीएम ठाकुर ने ये नहीं बताया कि कितने विधायकों का टिकट कट सकता है,
लेकिन ये जरूर कहा कि ये संख्या काफी बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के प्रदर्शन का बहुत ही सूक्ष्म मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान इस मामले में काफी सोच समझकर काम करता है और गहन मूल्यांकन के बाद ये फैसले लिए जाते हैं। परिणाम हमेशा सकारात्मक रहे हैं, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखा। जिन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है और हाई सत्ता विरोधी लहर वाले लोगों को निश्चित रूप से बदला जाएगा। बड़ी संख्या में विधायकों को बदला जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। पार्टी ने राज्य की जनता के लिए काफी काम किया है। कई परियोजनाओं की शुरुआत की है जिन्हें अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चुनावों के नजदीक आते ही अब बीजेपी की परियोजनाओं को पूरा करने का ख्याल आया है। बीजेपी अब जो कदम उठा रही है उससे साफ है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेल यात्रियों के सामने आने वाली मुश्किलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिले। देश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेगा। अब 8 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, मोदी पीएम है, लेकिन अब मिडिल क्लास के लिए भी हवाई सफर सपना बन गया है। अब तो ट्रेन का सफर भी मुश्किल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। देश में रेल सेवा को हवाई सेवा की तरह बनाने के दावे मोदी सरकार करती रहती है। रेलवे की दशा तो नहीं सुधरी, लेकिन रेलवे के नियमों ने यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पहले सरकार ने रेल किराया महंगा किया और अब रेल यात्रियों के सामान पर भी नजरें गड़ा दी हैं। दरअसल ट्रेन से यात्रा करते समय ज्यादा सामान लेकर जाने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। दशकों से भारतीय रेलवे ज्यादा सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर उदार रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे यात्रियों को भी अब ज्यादा सामान लेकर जाने के लिए अलग से पेमेंट करनी होगी। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को ट्रेनों में ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, अगर सामान होगा ज्यादा तो सफर का आनंद होगा आधा। अधिक सामान लेकर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराएं। आपको बता दें कि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में लेकर जा सकते हैं। एसी 2 टायर में 50 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की सीमा है। एसी 3 टायर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का सामान लेकर जाने की इजाजत है और 2 क्लास के लिए सीमा 25 किलोग्राम तक है। इसके अलावा सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है। यात्री जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो उस ट्रेन से सामान ले जाने के लिए डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के लगेज ऑफिस में पेश करना होगा। इसके अलावा यात्री टिकट बुक करते समय अपना सामान एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो सामान सुरक्षित रूप से पैक नहीं किया गया होगा उसे बुकिंग और कैरेज के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इन बदलाव को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इन बदलाव से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।